हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कॉमन टॉपिक है वो हम पहले ले रहे हैं, जिसमें ये वाला टॉपिक अपने चल रहा है। और इस टॉपिक को मैंने 11th और 12th की बुक से कंप्लीट तो करवा दिया, लेकिन क्योंकि मेरा प्रॉमिस आप लोगों से ये था कि मैं आप लोगों को एसआर सैनी से भी पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट एसआर सैनी हम यहाँ पर शूट करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन लेते जाऊँगा स्टूडेंट। यहाँ पर अच्छा, केवल एसआर सैनी ही नहीं, ग्रेजुएशन का भी कंप्लीट कंटेंट, आप बहुत अच्छा कंटेंट ग्रेजुएशन में आप लोग महसूस करेंगे कि एक बिल्कुल ही अलग फील होगा वहां पर। यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में अपने को क्वेश्चन करने हैं, तो मैं एसआर सैनी का सहारा ले रहा हूँ, ताकि बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दे रखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत वाइड रेंज में क्वेश्चन दे रखे हैं, लार्ज स्केल में ही हमें क्वेश्चन चाहिए, तो इसको मुझे नहीं छोड़ना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा जो कॉन्सेप्ट अपना चल रहा है, इसमें फर्स्ट लेक्चर का जो बेसिक फंडामेंटल था वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो आपको देखना ही है। जो टॉपिक में शुरू करता हूं उसका फर्स्ट अगर वीडियो आपने नहीं देखा ना, तो फिर आप लोग आगे मत बढ़ा करो, कोई मतलब नहीं फिर उस टॉपिक को देखने का, क्योंकि आप लोगों को केवल क्वेश्चन ही अगर करने होते हैं, तो केवल अगर क्वेश्चन ही करने हैं तो फिर इसमें कर रखे हैं सारे कुछ। अगर मैं नहीं जान डालता हूं क्वेश्चन के साथ भी, अगर कुछ मैं फेर बदल करता हूं, तो आप लोग उस चीज को फील तभी कर पाएंगे जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। और मेरे यहाँ पर जो कंटेंट में जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखा रखे हैं वो आप लोगों ने लिख रखे होंगे, या फिर आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स होंगे। आप लोग खुद भी पीडीएफ बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेकर पीडीएफ खुद भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा में स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो आएंगे ना, मैं उनको नहीं लूंगा, जो अभी हम लेने वाले हैं, जिसमें 12th की बुक में मैं आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूं। अगर वो रिपीट हुए तो वो क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, देखो, दो फलन दे रखे हैं, सॉरी दो बिंदु दे रखे हैं, और ये कह रहा है कि ये दोनों बिंदु इस फलन के चरम बिंदु है। अच्छा, किसी भी फलन के चरम बिंदु कैसे निकालते हैं? तो किसी भी फलन के चरम बिंदु निकालते हैं dy अपॉन dx को 0 के बराबर, यानी dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखने पर जो बिंदु मिलते हैं वो क्या है? चरम बिंदु है। तो इसका मतलब चरम बिंदुओं को फिर से अगर dy अपॉन dx में रख दूं तो 0 रिजल्ट देंगे। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि यहां पर देखो dy अपॉन dx में निकाल लेता हूं, dy अपॉन dx, यह आ जाएगा a अपॉन x प्लस 2bx और प्लस में 1। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये कह रहा है कि ये x बराबर -1 और x बराबर 2 क्या है? इसके चरम बिंदु है। सिंस x इक्वल्स टू -1 चरम बिंदु है, और अगर चरम बिंदु है तो चरम बिंदु पर dy अपॉन dx क्या होगा? 0 होगा। तो अगर मैं dy अपॉन dx 0 रखता हूं तो माइनस का a माइनस का 2b और प्लस 1 इक्वल में 0, यानी a माइनस 2b, a प्लस 2b माइनस 1 इक्वल में क्या आ गया? 0। एक काम तो आप यही कर सकते हो कि आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा दो दूसरी इक्वेशन रखने से पहले ही, कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई ऑप्शन यही सेटिस्फाई कर जाएगा तो बात खत्म। तो यहां पर देखो, ये वाला ऑप्शन a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1/2, अगर मैं ये पुट करता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे a की वैल्यू -2 और a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -1, ये भी वैल्यू अगर रख के देखो, जैसे a इक्वल्स टू -2 रख दिया, b की वैल्यू 1/2, तो माइनस के 3 प्लस 1 0 नहीं होगा, ऐसे ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओनली सिंगल वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ऐसे हो जाता है। तो बीच में से ट्रिक निकाल लेते हैं, करते करते क्वेश्चन में महसूस करो कि अच्छा अब दाल गल जाएगी अपनी, बस वहीं से निकाल लो। मैं पूरा बता देता हूं, x इक्वल्स टू 2, ये भी चरम बिंदु है। अगर ये भी चरम बिंदु है तो यहां से भी dy अपॉन dx क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं इसी समीकरण में, तो a/2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों को सोल्व करने पर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1/2, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ क्वेश्चन था। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, पेपर जो है ना इजी आ जाता है, हम बहुत उसमें दाड़ फाड़ से मेहनत कर रहे होते हैं, पेपर बहुत इजी आ जाता है। पेपर इजी अगर आ जाता है ना, तो फिर पेपर में जिसकी स्पीड अच्छी होती है ना, वो उसमें बाजी मार लेता है। क्लियर? और जब पेपर टफ आता है ना, तो पेपर टफ कहाँ से दिया जाता है? ग्रेजुएशन से दिया जाता है। ग्रेजुएशन वाला पार्ट जो है ना, सब नेग्लेक्ट कर देता है। या तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ाई नहीं करी होगी, या फिर भूल गए होंगे, कुछ भी रहा हो, फिर हम वहां पर ग्रेजुएशन वाले पार्ट को लेकर थोड़ा सा हेजिटेट, अरे यार ये तो क्वेश्चन करना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, चाहे क्वेश्चन का लेवल हाई हो चाहे लो हो। अगर मान लो इजी भी रहता ना, तो
हमारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को फटाफट हैंडल कर पाए। अगर लेवल का भी हुआ ना तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग ग्रेजुएशन का जो वो कंटेंट देखेंगे जो आप लोगों ने पहले या तो नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा भी होगा तो भी नहीं होगा वो बिल्कुल आपके लिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं अभी 11th-12th पढ़ा रहा हूँ। 11th-12th में कैलकुलस वाला टॉपिक अपने चल रहा है। मैं बढ़ता हूँ, देखो आगे ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई दो चर है, एक्स और वाई दो चर है जिसमें एक्स ग्रेटर देन 0 है और एक्स वाई बराबर 1 है, यानी एक्स और वाई का एक्स वाई दो वेरिएबल दे रखे हैं और एक्स और वाई वेरिएबल ऐसे हैं जिनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 1 है। तो बताओ कि एक्स प्लस वाई का मान निम्नलिखित कितना होगा, यानी दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा क्या है 1 है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 1 हो तो बताओ उन संख्याओं में x प्लस वाई का मान सबसे कम किसके लिए होगा। ऐसे इमेजिन तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक कहेगी सर एक तो 1/2 ले लो, एक 2 ले लो, तो कोई कह देगा कि सर 1/3 3 भी तो है, 1/4 4 भी तो है, तो इस तरीके से तो बैठ नहीं सकता। तो फिर एक तरीका जो है मैक्सिमम मिनिमा का, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हमें इसका मिनिमम रिजल्ट निकालना है। तो इसका मिनिमम रिजल्ट निकालना है तो मैं इसको ऐप कह देता हूँ। ऐप इक्वल्स टू, एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है सिंस एक्स वाई इक्वल में 1 एंड लेट ऐप इक्वल में मैं क्या मान लेता हूँ x प्लस वाई। अब देखो किसी का भी मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट निकालना हो, जैसे इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना हो, चाहे इसका निकालना हो, इसका निकालना हो, इन सब में आप महसूस करो कि फंक्शन पूरा का पूरा x में ही, फंक्शन पूरा का पूरा ही x में, फंक्शन पूरा का पूरा ही x में है। तो फिर यहाँ तो फंक्शन दो वेरिएबल में आ गया x प्लस वाई, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए तो क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर सिंगल वेरिएबल में चेंज करो, और सिंगल वेरिएबल में चेंज करने की ये कंडीशन दे रखी है ना, या आप इसको यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा ऐप इक्वल्स टू, देखो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली 1/x और इसमें पुट कर दी, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x। तो डी ऐप अपॉन डी एक्स ये क्या आएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और डी टू ऐप अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये क्या आ जाएगा हमारे 2 अपॉन में एक्स क्यूब। क्लियर? तो सबसे पहले मैं चरम बिंदु निकाल लेता हूँ। चरम बिंदु की अगर मैं बात करूं तो चरम बिंदु डी वाई डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर 0 से आएंगे, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1b और -1b। तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई का न्यूनतम मान निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। x की वैल्यू कौन से, अच्छा न्यूनतम मान निम्नलिखित मान निकालना चाहते हो ना, तो हमें वो बिंदु लेना होगा जिस पर निम्नलिखित मान आएगा, तो निम्नलिखित बिंदु होगा उसी पर तो निम्नलिखित मान आएगा। तो चेक करो दोनों में से निम्नलिखित बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 8x इक्वल्स टू 1 डी टू एप अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये निम्नलिखित बिंदु है। पहले -1 का ले लेता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ, -1 और ये आ जाएगा -2 विच इज लेस देन 0, इट मीन्स ये तो उच्चिष्ट बिंदु है, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, उच्चिष्ट बिंदु है, क्योंकि उच्चिष्ट बिंदु पर तो उच्चतम मान आएगा और उच्चतम मान का क्या करेंगे, या तो निम्नलिखित मान पूछा है, तो फिर मैं x बराबर 1 ले लेता हूँ। 8x इक्वल्स टू 1 डी टू एप अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, तो विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये निम्नलिखित बिंदु हो गया, निम्नलिखित बिंदु है, और निम्नलिखित बिंदु पर कौन सा मान आएगा, निम्नलिखित मान आएगा। तो x बराबर 1 के साथ साथ मुझे y का रिजल्ट भी मिलेगा, तभी तो मैं यहाँ पर रख पाऊंगा। तो ये जो इक्वेशन है ना फर्स्ट, इसमें रख दो। सो 8x इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे 1, तो x प्लस वाई ये रिजल्ट कितना आएगा 1 प्लस 1, ये रिजल्ट इसका न्यूनतम हो जाएगा। आप लोग सोचो, अगर कोई इमेजिन करे कि सर x का मान 1/2 और y का मान ले लो 2, हाँ तो दोनों का गुणा 1 हो रहा है, लेकिन जोड़ते हो ना तो यहाँ पर 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू तो 2 आ सकती है बस। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया हमारे कौन सा वाला, थर्ड वाला। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये दे रखा है sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था ना उसमें एक फॉर्मूला लिखा था a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी होती है √a² प्लस b², और इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी होती है -में √a² प्लस b²। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि याद रखना ये फॉर्मूला,
अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अगर मान लो याद है तब तो आंसर है कि इसका √2 ये फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को याद है तो √2 इसका आंसर है। क्लियर? और अगर नहीं है तो फिर हम निकालते हैं इसको। तो ये तो हो गए हमारे y, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dx अगर मैं निकालता हूँ ना तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x, और अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ d2y/dx² तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, d2y/dx² का माइनस साइन x और माइनस में cos x आ जाएगा। क्लियर? अब चरम बिंदु निकालो। चरम बिंदु, इसके लिए dy/dx को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर, यानी cos x माइनस साइन x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0, यानी cos x इक्वल्स टू साइन x आ गया ना। तो अगर मैं cos से डिवाइड करवा देता हूँ पूरी इक्वेशन को तो ये आ जाएगा tan x इक्वल में 1। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर चरम बिंदु निकालने हैं, और चरम बिंदु कितने रोटेशन के लिए निकालने हैं, x का गुणांक कितना, 1, तो 1 रोटेशन के लिए। x का गुणांक अगर 2 हो तो 2 रोटेशन तक निकालने पड़ते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लियर? तो ये स्थितियां वापस क्रिएट हो रही है, तो आगे भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बता चुका हूँ इसका मतलब अब वो फिर से रिपीट नहीं होगी, रिपीट होगी, डेफिनेटली रिपीट होगी। तो यहाँ पर देखो tan x की वैल्यू 1 के लिए मुझे रिजल्ट निकालना है, तो आपको एक रोटेशन में ये बताना है कि tan x की वैल्यू जो है ना, पहले तो देखो tan पॉजिटिव कहाँ पर होता है, तो tan पॉजिटिव यहाँ पर ऑल साइन tan और cos, तो tan पॉजिटिव होता है एक तो इधर एक इधर, तो tan x की वैल्यू 1 कब होती है, तो π/4 पर, और पॉजिटिव कहाँ होता है, इधर होता है, तो ये π/4 है ना, तो बस पाई और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 5π/4। ये हो गई, देखो बहुत आसानी से हम पॉइंट निकाल लेते हैं। क्लियर? तो tan x के 2 रिजल्ट आ गए, x इक्वल्स टू 1 के लिए π/4 और 5π/4। क्लियर? अब यहाँ पर देखो डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 8x इक्वल्स टू 5π/4 d2y/dx² कितना होगा, देखो अच्छा देखो ये है कितना, 180 + 45 ही तो है, 180 + 45 ही है, तो 180 + 45 इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में साइन 180 + 45 और माइनस में कोस 180 + 45। तो देखो यहाँ पर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो नेगेटिव होता है, तो -1 पहले से भी एक और माइनस आएगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, cos 45। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना। तो मैं इनके रिजल्ट पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली 1/√2 + 1/√2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बिंदु जो है ना 5π/4 वो निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ बिंदु है, और निम्निष्ठ बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, निम्निष्ठ बिंदु चाहिए ही नहीं हमें, तो उच्चिष्ट बिंदु चाहिए ताकि उच्चिष्ट मान प्राप्त किया जा सके। तो मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू π/4 पर चेक कर लेता हूँ। x इक्वल्स टू π/4 पर जब चेक करोगे डबल डेरिवेटिव में तो ये क्या आएगा, -1/√2, और ये भी क्या आएगा, -1/√2, तो लेस देन 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु है। अगर ये उच्चिष्ट बिंदु है तो फिर उच्चिष्ट बिंदु ही तो उच्चिष्ट मान देगा, तो रख दो वैसे इसमें समीकरण 1 में, अतः उच्चतम मान या फिर उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान इक्वेशन फर्स्ट में π/4 रखने पर क्या आ जाएगा, देखो 1/√2 + 1/√2, तो ये आंसर आ जाएगा 2/√2। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग ये फॉर्मूला याद रखें। क्लियर? तो ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे ना तो आप लोगों की सहूलियत रहेगी, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है फॉर्मूले के जैसे, और ये वास्तव में फॉर्मूला ही है। आगे भी हम इसको वेरीफाई, अच्छा देखो याद हो जाता तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो ये भी कोई इतना लंबा तो है नहीं। क्लियर? अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि y बराबर दे रखा है sin x - x cos x, और x बराबर n π पर उच्चिष्ट हो तो n का मान क्या क्या हो सकता है, कि n का मान विषम धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, n का सम विषम, कौन सा ऑप्शन सही है ये मुझे बताना है। तो ये फलन दे रखा है और हमें ये कह रहा है कि x बराबर n π पर उच्चिष्ट है, यानी x बराबर n π पर इसका रिजल्ट लेस देन आएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर देखो कैसे चेक करूंगा
ये सबसे पहले मैं dy अपॉन dx निकाल लेता हूँ। क्या आएगा देखो, कोस x माइनस कोस x और प्लस x साइन x। क्लियर? तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x साइन x। चरम बिंदु हमें नहीं निकालने, चरम बिंदु तो इसने खुद नहीं दे दिया, तो फिर छोड़ो इस बात को। d2y अपॉन dx स्क्वायर, यह आ जाएगा x कोस x और प्लस में साइन x, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर देखो कैसे चेक करें, x बराबर एन पाई रख दो आप लोग, x बराबर बिल्कुल मैं एन पाई यहाँ पर रख देता हूँ। रिजल्ट देखेंगे कि किस प्रकार का रहा है, क्योंकि ये फलन जो है ना क्या है, उच्चिष्ट है। ये फलन जो है इस बिंदु पर उच्चिष्ट है, तो फिर इसका रिजल्ट लेस देन आना चाहिए। ये कह रहा है कि x बराबर एन पाई पर, x इक्वल्स टू एन पाई पर क्या है, उच्चिष्ट है भाई, उच्चिष्ट है। अतः d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए ना। तो आप लोग कैसे चेक करोगे, तो मेरी अप्रोच क्या रहती है, देखो मैं जनरली ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करूंगा। n की वैल्यू कोई नेगेटिव इंटीजर ले लें, तो n की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूं, n इक्वल्स टू -1, तो पहले वाला ऑप्शन, पहला वाला जो ऑप्शन है वो चेक हो जाएगा। क्लियर? तो पहले वाला ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं n का मान क्या ले लिया, -1, तो x बराबर क्या हो गया, -पाई। अब मैं -पाई पर चेक कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा -पाई कोस -पाई और साइन -पाई। साइन 180 का तो रिजल्ट 0 होगा, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस कोस थीटा के, तो पाई और ये हो गया कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो टोटल रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 चाहिए ही नहीं, इसका मतलब n की वैल्यू जो है, अच्छा देखो मैंने पॉजिटिव पूर्णांक लेनी थी, मैंने नेगेटिव पूर्णांक, कोई बात नहीं, नेगेटिव भी चेक हुआ कम से कम। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले लेता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू +1 लेता हूँ तो ये +1 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इसका रिजल्ट तो फिर भी 0। ये प्लस पाई और कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो ये लेस देन आ गया ना, यानी n इक्वल्स टू -1 जो पहले ऑप्शन का रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, n विषम पूर्णांक लिया ना मैंने, विषम और धनात्मक, बार बार -1 क्यों, धनात्मक अगर मैं लेता हूं तो इस पर डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रहा है हमारे, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन फिट बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं है, डी वाला ऑप्शन इसको भी शामिल कर रहा है, तो आप लोग फिर इस सम ऋणात्मक पूर्णांक का और ऑप्शन ले लो। क्लियर? तो मैं यहाँ पर सम ऋणात्मक पूर्णांक और ले लेता हूँ, तो सम ऋणात्मक पूर्णांक क्या ले सकते हो, तो सम ऋणात्मक पूर्णांक में ले लेते हैं -2। क्लियर? तो यहाँ पर अपने बिंदु हो जाएगा x बराबर -2 पाई, तो x बराबर -2 पाई डबल डेरिवेटिव में अगर मैं रखता हूँ तो -2 पाई कोस -2 पाई और साइन -2 पाई। साइन 360 का मान तो 0 होगा, कोस पर प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो कोस 2 पाई की वैल्यू कोस 0 के बराबर ही तो होगी, तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा -2 पाई, लेस देन आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जब n की वैल्यू -2 यानी नेगेटिव सम पूर्णांक हम लेते हैं, सम पूर्णांक, तब भी डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 ही आ रहा है। तो अगर मान लो n बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर भी और n बराबर धनात्मक ऋणात्मक सम पूर्णांक लेने पर भी अगर रिजल्ट उच्चिष्ट आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है अपने सबसे परफेक्ट है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करो, फिर देखो कि क्या अब अपने ऑप्शन से फायदा उठाया जा सकता है, ऐसे बीच बीच में फायदा उठा लेना चाहिए। तो मेरी अप्रोच जो है आप लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे स्टूडेंट, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जैसा मैंने किया है वैसा ही आप लोग अगर कर पाए तो अच्छा रहेगा। यहां पर अब मैं लेता हूं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, अब यहां पर मैं 6th क्वेश्चन ले रहा हूं, और 6th क्वेश्चन में देखो हमें ये कह रहा है कि ये फलन जो है ना, ये एक निम्निष्ठ फलन है, तो x का मान क्या होगा, यानी ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा बिंदु है, इनमें से ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर फलन क्या होगा, निम्निष्ठ बिंदु होगा, निम्निष्ठ होगा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, देखो dy अपॉन dx निकाल लेता हूं। अगर हम dy अपॉन dx निकालते हैं तो ये आ जाएगा cos x माइनस 2 साइन 2x, और अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो माइनस साइन x और माइनस में 4 cos 2x। क्लियर? तो डबल डेरिवेटिव भी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया। अब मुझे चरम बिंदु निकालने हैं, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि ऐसे कौन से चरम बिंदु है जिस पर ये फलन निम्निष्ठ हो, तो चरम बिंदु निकाल लो फिर, चरम बिंदु, और चरम बिंदु के लिए dy अपॉन dx को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो ये आ गया cos x
और माइनस में साइन 2x, और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन x कोस x, और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कोस x, क्या बचेगा 1 माइनस 4 साइन x, बराबर क्या आ गया हमारे 0 आ गया। तो कोस x की वैल्यू एक तो आ गई 0 और साइन x की वैल्यू आ गई 1/4। तो साइन x की वैल्यू 1/4, इसको अगर डबल डेरिवेटिव में रखोगे ना आप, ध्यान से देखना, साइन x इक्वल्स टू 1/4 की बात कर रहा हूं, साइन x इक्वल्स टू 1/4। इस पर अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूं तो डबल डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार का है, माइनस साइन x। अब यहां तो cos 2x है ना, तो cos 2x का वो फॉर्मूला लगाओ जो केवल साइन में होता है, कि साइन के रूप में लिख पाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब अगर मैं 1/4 पुट करूंगा तो -1/4, माइनस में 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1/16। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग पहले इस तरीके से लिखेंगे, y डबल डैश इक्वल में आ जाएगा माइनस साइन x और माइनस में 4 इंटू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट जो है कुछ इस प्रकार आ रहा है, -1/4 और माइनस में 4 एंड 1 माइनस 2/16। तो ये रिजल्ट किस प्रकार का आएगा, देखो -1 माइनस का 4, 1/8, 1 माइनस 1/8 7/8, 1/4 माइनस का 1/4 और माइनस का 7/2, दोनों ही रिजल्ट नेगेटिव आ गए। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गए इसका मतलब ये बिंदु तो उच्चिष्ट बिंदु हुआ, और उच्चिष्ट बिंदु अपने किस काम का, उच्चिष्ट बिंदु तो उच्चतम मान देगा ना। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूं, देखो उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु है, अतः ये अग्राह्य हो जाएगा, अपने लिए तो अग्राह्य हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी यहां से बिंदु मिलने की संभावना खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पर cos x बराबर 0 भी तो आया, तो यहाँ पर देखो cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है, पहले तो देखो। तो स्टूडेंट यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो cos x की वैल्यू 0 होती है एक तो π/2 पर, एक होती है 3π/2 पर, एक फिर से 5π/2 और 7π/2, यानी ये सारे बिंदु है। तो cos x की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, इन सब पर रिजल्ट 0 होता है। क्लियर, इन सब पर वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो मैं यहाँ पर x बराबर π/2 इसको डबल डेरिवेटिव में रख के देख लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देखो 8x इक्वल्स टू π/2, क्या रिजल्ट आएगा देखो, d2y/dx², इसका रिजल्ट आएगा हमारे -1 और माइनस में cos पाई की वैल्यू भी -1 होती है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। x बराबर π/2 पर क्या आ गया ग्रेटर देन 0, 3π/2 पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा, इस पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर, तो यानी ये सभी जो बिंदु है ना, ये सभी बिंदु क्या हो गए, अतः x इक्वल्स टू π/2, 3π/2, 5π/2, ये क्या है उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु, सॉरी निम्निष्ट बिंदु है, क्योंकि ग्रेटर देन आया ना, तो ये निम्निष्ट है और निम्निष्ट बिंदु, लेकिन ऐसा एक एक आंसर हमें नहीं दे रखा है, तो इसने क्या है कि संयुक्त आंसर दे रखा है। तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 3 5 डैश 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 n पद, ये एक AP बन गई, तो 1 + a + n-1 इंटू d, तो ये आ जाएगा 2n-1, तो 2n-1, ये तो 135 गुणांक का रिप्रेजेंटेशन है और इंटू π/2, तो ये इसका राइट आंसर है। 2n-1 आया तो 2n-1 आए चाहे 2n+1 आए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, आप लोग ऐसे नहीं कि 2n+, मेरे तो 2n-1 आ रहा है, यहाँ 2n+1 है, 2n-1 भी उसी का रिप्रेजेंटेटिव है और 2n+1 भी उसी का रिप्रेजेंटेटिव है, इस बात का ध्यान रखें। चाहे आप n की वैल्यू इसमें पुट करें चाहे -1 वाले में पुट करें, आएगा तो यही। अगर मैं n की वैल्यू 2n-1 है ना, जैसे ये 2n-1 इंटू π/2 है, तो इसमें n की वैल्यू 0 से शुरू की जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 से शुरू की जाएगी, तो क्या आ जाएगा π/2, 3π/2। और अगर मान लो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं ना 2n+1 इंटू π/2, तो इसमें n का मान 0 से शुरू किया जाएगा, बस बात इतनी सी तो है। तो ऐसे नहीं, तो ऐसे आंसर निकालने के बावजूद भी नहीं मिला, देखो ये भी लफड़ा हो गया। तो फिर हमने देखा कि ये तो मामला सेम ही है। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ,
अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है sin 2x माइनस एक्स, इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने हैं। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने हैं तो y बराबर हमें क्या दे रखा है sin 2x माइनस एक्स, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 1, और डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस का 4 sin 2x, माइनस का 4 sin 2x। क्लियर। तो सबसे पहले चरम बिंदु निकालो, चरम बिंदु ये क्या आएंगे y1 बराबर 0, यानी 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो cos 2x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 1/2 आ गई। क्लियर। अब आपको वो सारे बिंदु निकालने हैं, तो इसमें बहुत गलतियां होती है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां कर जाते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तरीका तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर x की वैल्यू, x का गुणांक क्या है 2 है ना, तो आपको 2 बार रोटेशन में ये बताना कि x की वैल्यू 1/2 कब कब हो सकती है। एक तो ऐसे बता सकते हो, और अगर ऐसे नहीं बताना चाहो तो एक फॉर्मूला होता है व्यापक सूत्र का, cos x बराबर cos y हो, अगर cos x बराबर cos y हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y होता है। तो इसकी भी हेल्प ली जा सकती है बिंदु निकालने में। हमें यहाँ पर बिंदु तो निकालने हैं, तो देखो ये क्या आ जाएगा cos 2x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos π/3 लिख सकता हूँ ना, 1/2 कब होता है π/3 पर, तो ये क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे n पाई प्लस माइनस π/6 आ जाएगी। अब आपको n की वैल्यू लेनी है और x के रिजल्ट निकालने हैं, और x के रिजल्ट कहाँ तक निकालने, 0 से 360 डिग्री तक जितने भी मिल सकते हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू मैं पुट करूंगा, n बराबर 0 से रिजल्ट आएगा, एक तो माइनस का π/6, एक आएगा प्लस का π/6। क्लियर। n बराबर 1 अगर मैं पुट करता हूँ ना, n बराबर अगर 1 पुट करते हैं तो पाई प्लस π/6, एक तो एक आएगा पाई माइनस π/6, तो ये 5 π/6 और ये 7 π/6। जब तक आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के यानी 0 से लेकर 360 तक के आंसर मिलते जाएंगे, निकालते जाओगे। n बराबर 2 पुट करोगे ना, तो n बराबर 2 से 2 पाई माइनस π/6 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 पाई प्लस π/6 360 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 पाई अपॉन में 6। क्लियर। और ये क्या आ जाएगा, इसको भी तो लिखो, तो लिखो 13 पाई अपॉन में 6। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम रुक जाएंगे और क्रॉस करेंगे जो बिंदु अपने आउटसाइड के हैं। तो ये बिंदु अपने लिए ठीक नहीं है, ये बिंदु भी अपने लिए ठीक नहीं है। क्लियर। तो जो बिंदु आए हैं ना, उन बिंदुओं पर हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट x बराबर π/6, 5 π/6, 7 π/6 और 11 π/6, चार रिजल्ट आए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि cos 2x है ना, cos x का मान 1/2 होता है, तो 0 से 360 के बीच में 2 रिजल्ट मिलते हैं। cos 2x का मान 1/2 है ना, तो x के 4 रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू π/6 पर y डबल डैश निकालो। तो y डबल डैश निकालेंगे तो माइनस का 4 और ये आ जाएगा साइन π/3 ओनली। तो साइन π/3 ये लेस देन आ गया ना, लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब ये उच्चिष्ट बिंदु है। क्लियर। ये क्या हो जाएगा हमारे उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु है। और उच्चिष्ट बिंदु क्या देगा, उच्चतम मान देगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे उच्चतम मान। उच्चतम मान क्या आएगा, देखो π/6 को अगर इसमें रखोगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल्स टू π/6 पर उच्चतम मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे साइन π/3 और माइनस में π/6, तो √3 और माइनस में π/6। एक आंसर तो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट बाकी के बिंदुओं पर भी हमें निकालना है, तो ये काम अब आप लोगों को आगे बढ़ाना है। मेन तो मैंने बता ही दिया, बाकी के 4 बिंदुओं पर आपको निकालना है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ। अगर मान लो आपको लगता है कि इधर की चीज़ें भी आपके लिए मैं बीच बीच में मेटा देता हूँ, तो आप लोग अगर चाहें तो इनको भी लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th वाला क्वेश्चन क्या है कि y बराबर -x एक फलन दे रखा है। क्लियर। और ये कह रहा है कि इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर अधिकतम है ना, तो x का मान क्या होगा, यानी इस वक्र पर ऐसा x बताओ जहां पर प्रवणता सबसे ज्यादा हो। तो ये तो समस्या है, एक x का मान रखना संभव है क्या? तो फिर क्या करेंगे,
किसी भी वक्र की प्रवणता क्या होती है, dy अपॉन dx। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले देखो प्रवणता dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, देखो -3x² और +3x 6x +9। अब यहां देखो कि करना क्या है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि इस फलन का उच्चतम मान बताओ, तो इस फलन का अवकलन करोगे और इसी का 2 बार अवकलन करोगे, यही तो होता है। ये क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता का अधिकतम मान बताओ, यानी यहां पर जो फलन है ना वो dy अपॉन dx है फलन, यानी इस फलन का मुझे क्या बताना है, अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। अगर ये बात इस फलन का नहीं बताना मुझे अधिकतम और न्यूनतम, मुझे प्रवणता वाले फलन का बताना है। तो ये अपने प्रवणता को हम नॉर्मली m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, m से। तो यानी मुझे m का क्या रिजल्ट बताना है, m का मुझे बताना -3x² + 6x + 9 का अधिकतम मान मुझे चाहिए। इसका अधिकतम मान चाहिए, तो ये अपने फलन हुआ। अब इसका डेरिवेटिव लो dm अपॉन dx, तो माइनस का 6x प्लस में 6 और d2m अपॉन dx² अगर लेते हो तो माइनस का 6 आ जाएगा। चरम बिंदु क्या आ जाएंगे, देखो -dm अपॉन dx बराबर 0 से -6x + 6 बराबर 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब x बराबर 1 पर d2m अपॉन dx², ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो लेस देन 0 हो गया ना, यानी x बराबर 1 पर क्या आएगा, अधिकतम हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया ना। और उच्चिष्ट बिंदु पर क्या आता है, उच्चतम मान। किसका उच्चतम मान आएगा, प्रवणता का। क्लियर। यानी x बराबर 1 पर प्रवणता अधिकतम होगी। तो x = 1 इस पर प्रवणता अधिकतम है। क्लियर। तो इसमें गलती हो जाती है, हम यहाँ पर इसी का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, x बराबर 1। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, एक फायदा और उठा सकते थे, कैसे, ये dy अपॉन dx निकाल लिया, यही तो प्रवणता है। ये कह रहा है कि x का ऐसा कौन सा मान है, दिए गए ऑप्शन में से x का ऐसा कौन सा मान है जिसमें m का रिजल्ट जो है सबसे ज्यादा आएगा। एक काम कर सकते थे, m की वैल्यू इसमें, x की वैल्यू इसमें रखते, x की 3 भी इसमें रखते, 1/2 भी रखते, -1/2 भी रखते। आप लोगों को पता चलेगा कि x बराबर 1 रखने पर ही m का मान सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर। पोजीशन बस उस टाइम पर हमने सोच लिया ना, वो ये सबसे सही है। 64 sec x 27 cosec x, इसका न्यूनतम मान चाहिए। क्लियर। और जबकि x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं यहाँ पर dy अपॉन dx अगर निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो 64 sec x tan x और -27 कोसेक का क्या होगा, -cosec x cot x। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको कोई डबल डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं, आपको न्यूनतम मान निकालना है। और ये 4 रिजल्ट दे रखे हैं, देखते हैं इसका पहले चरम बिंदु क्या आता है। अगर चरम बिंदु 2 आते हैं ना, तब तो डबल डेरिवेटिव निकालने की बात बनेगी। अगर एक ही चरम बिंदु आया ना, इसका मतलब डेफिनेटली उस पर न्यूनतम मान ही आएगा जो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, या इनमें से कोई एक आंसर देगा। क्लियर। तो मैं चरम बिंदु ही निकाल लेता हूं। चरम बिंदु dy अपॉन dx बराबर 0 से, तो 64 1 अपॉन कोस एक्स, tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन कोस x, बराबर में 27 1 अपॉन साइन x और कोस x अपॉन में साइन x। क्लियर। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब x, कोस जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोस क्यूब x आ जाएगा। और 27/, क्या आ जाएगा, 64, यानी tan क्यूब x बराबर क्या आ गया, 27/64। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, tan x की a की वैल्यू आई 3/4। तो एक ही बिंदु आया, तो इसका मतलब इस पर तो न्यूनतम मान ही आएगा। अगर 2 बिंदु आते हैं ना, फिर भी डबल डेरिवेटिव में रखने की संभावना थी, अब कोई संभावना नहीं। क्लियर। तो आप लोग बस इसमें रखो tan x पर, तो tan x का मान आया अपने, चरम बिंदु ये आ गया। तो लंब तो ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो जाएगा। तो tan x बराबर 3/4 पर फलन का मान निकालना ना, तो ये आ जाएगा y बराबर 64 sec x, से क्या हो जाएगा, कर्ण बटेवा आधार, दिस अपॉन दिस 5/4।
प्लस में ये देख लो ना, लाल बटे हुए कक्का, तो कर्ण बटे हुआ आधार सेक हो गया। देन मुझे क्या चाहिए 27 कोसेक एक्स, तो कर्ण बटे हुआ लंब, देन 5/3। तो इसको काटोगे ना तो कितनी बार कट जाएगा ये 16 बार, और इसको काटते हैं तो 9 बार कट जाएगा। तो 80 और 45 कितना आंसर आ जाएगा 125 आ जाएगा। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 वाला। क्लियर? तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर सोचने के तरीके आप लोग विकसित करते जाइए मेरे साथ, किसी भी बात को आप इग्नोर मत कीजिए, आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ी में मत रहो। जैसे जैसे दिन गुजरता ना, उम्मीद की किरण उन बच्चों के लिए भी है जो बीएससी बीएड 3rd ईयर और 4th ईयर में है, वो भी उम्मीद की किरण अब बना सकते हैं, क्योंकि जैसे भी एक दिन निकलता ना वो भी एलिजिबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर 2 महीने भी वैकेंसीज नहीं आई ना तो फिर आप सभी एलिजिबल हो जाओगे 100%। क्लियर? क्योंकि आप लोगों को पूरा समय मिलेगा, आप लोग बस अपना मन लगाकर एकदम प्रयास करते रहें। अगर हम जितनी तन्मयता के साथ प्रयास करेंगे, देखो फाइनल सिलेक्शन आपकी इस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अभ्यास किया। मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस मांगती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, हाथ चलेगा तो दिमाग चलेगा। मैं लिख रहा हूं, ये मेरा दिमाग चल रहा है, आप लिख रहे हैं ना, आपका दिमाग चल रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट आप लोगों को पेन का एक बॉक्स जो ना, खाली पेन का बॉक्स भर देना है, इतना लिखना है, ऐसे जबरदस्ती बाहर से ला के नहीं भरना है। आप लोग मेहनत करेंगे ना तो भर जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके की मेहनत की अब में जरूरत है, और अगर इस तरीके की मेहनत होती है तो एक बार में सिलेक्शन होता है। क्लियर? और मन में हमेशा अटूट विश्वास होना चाहिए। कभी भी थोड़ा सा हार्ड लेवल बढ़ने के बाद अब यूं नहीं होना चाहिए कि यार ये तो चीज मुझे समझ में नहीं आई तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या नहीं होना चाहिए ऐसा। आप लोग प्रयास करिए, उसके साथ जुड़िए और जोश के साथ बढ़िए कि ये मुझे नहीं आना तो इसका तो मुझे तोड़ निकालनी है। तो इस तरीके की अगर मानसिकता रखेंगे तो स्टूडेंट क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, 100% होगा। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, जिसमें 12 वाला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 12 वाला एग्जाम्पल क्या है, देखो एक इक्वेशन हमें दे रखी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, और ये कह रहा है कि ये रियल, ये जो इक्वेशन है इसमें x जो है वो रियल का बहुपद है, x रियल है, और ये जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे 0 से बड़े हैं। इसने लिखा ना 0 इज लेस देन, इन ये सारे के सारे रिजल्ट 0 से बड़े हैं, तब px का रिजल्ट जो है हमें बताना है कि px का केवल एक ही उच्चिष्ट होगा, या एक निम्निष्ट होगा, या कोई उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना है तो डेरिवेटिव निकालेंगे ना सबसे पहले। तो अगर मैं इसका y1 लेता हूं, देखो अगर मैं इसका p डैश x निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे 2a1x प्लस 4a2x क्यूब डैश डैश डैश, आगे वाली टर्म लास्ट चलती रहेगी। क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं p डबल डैश निकालता हूं तो ये आ जाएगा 2a प्लस ये आ जाएगा 12 2a1 और 12a2x स्क्वायर और हायर टर्म हो। क्लियर? वैसे एक टर्म और लिखना चाहो तो a3x की पावर 6 है, a3 और x की पावर 6, तो a3 और x की पावर 6 का करोगे तो 6x की पावर 5 हो जाएगा, और अब डैश डैश कर लो और ये आ जाएगा हमारे 30 a की पावर a3 और x की पावर में 4। ये हमारे इस प्रकार बढ़ता रहेगा। ये हमने p निकाल लिया, p डैश निकाल लिया और p डबल डैश निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, चरम बिंदु निकाल लेते हैं ना, कितने चरम बिंदु आएंगे तो देखता हूं मैं। चरम बिंदु p डैश बराबर 0 रखेंगे, तो p डैश करके सामने p डैश लिखा हुआ है। अब p डैश में से x कॉमन ले सकते हैं ना, तो x हमने कॉमन लिया, वैसे तो 2 भी कॉमन आ रहा है लेकिन कोई जरूरत नहीं, 2a1 और यहाँ आ जाएगा 4a2x स्क्वायर 6a3 x की पावर 4 डैश डैश डैश, और इक्वल में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन है इसमें मुझे चरम बिंदु निकालने हैं। क्लियर? और मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि ये देखो जितने पावर की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रिजल्ट आ सकते हैं ना। अब देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके कितने रिजल्ट आ सकते हैं। तो टोटल अगर मान लो मुझे पूछे कि p के कितने रिजल्ट आ सकते हैं तो 2n रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि x पर पावर क्या है 2n। अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक ही तो पावर कम हुई, लास्ट वाली जो टर्म है उसमें 2n - 1 पावर हो गई, तो पॉसिबिलिटी तो है कि p डैश के 2n - 1 रिजल्ट आएंगे। क्लियर? और ऑप्शन ये कह रहे हैं कि एक उच्चिष्ट होगा, एक निम्निष्ट होगा, कोई उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं होगा। एक उच्चिष्ट कब होता है? जब एक ही बिंदु मिलता है। एक निम्निष्ट भी कब होता है? जब एक ही बिंदु मिलता है।
तो यहां पर मैं चेक करना चाहता हूं कि पी डैश से रिजल्ट कितने मिलने वाले हैं। ध्यान से देखना यहां पर, एक तो आ गया x बराबर 0 और एक आ जाएगा 2a1 प्लस 4a2 एक्स स्क्वायर प्लस 6a3 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया। अब एक रिजल्ट तो मिल गया x बराबर 0, लेकिन दिमाग में ये बात चल रही होगी कि इस समीकरण का रिजल्ट कैसे निकालें। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं देकार्ते का चिन्ह नियम। देकार्ते का चिन्ह नियम देखो, ये x रियल है, कुल मिला के ये लिखा हुआ ना x क्या है, रियल है, यानी x की वैल्यू इमेजिनरी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देकार्ते का चिन्ह नियम क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं करी है। तो देकार्ते नाम तो आपने सुना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने नाम पहली बार सुना होगा। तो देकार्ते का चिन्ह नियम मैं बता देता हूँ। एक इक्वेशन लिखी हुई जैसे x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल में 0, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। देकार्ते का चिन्ह नियम जो है धनात्मक मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, होगी परफेक्ट नहीं बताता, हो सकती है ऐसा बताएगा। ऋणात्मक मूलों की संख्या कितनी हो सकती है और फिर बचे हुए काल्पनिक है। क्लियर? तो 4 पावर की इक्वेशन है। तो 4 पावर की इक्वेशन के ऑब्वियसली 4 रिजल्ट होंगे, चाहे रियल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इमेजिनरी हो, होंगे तो 4। अब यहां पर देखो देकार्ते का चिन्ह नियम पॉजिटिव रूट्स का अंदाजा कैसे लगाता था कि वो यहां पर चिन्ह पकड़ते हैं सारे, ये जो रिजल्ट्स है ना, यहां पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, देन यहां पर माइनस का है, यहां पर प्लस का है, यहां पर प्लस का है, यहां पर माइनस का है। जितनी बार चिन्ह परिवर्तित हुए हैं उतने ही उसमें धनात्मक मूल हो सकते हैं। तो बताओ इस समीकरण के धनात्मक मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। क्लियर? फिर उसने ये बताया कि ऋणात्मक मूलों की संख्या का भी आप पता लगा सकते हो। कैसे? ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें x की जगह माइनस एक्स रख दो पहले तो माइनस एक्स रखने पर यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 3x क्यूब, यहाँ पर भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा हमारे 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस 1 इक्वल में 0। क्लियर? इस इक्वेशन में हम x को किससे रिप्लेस करवा देते हैं, माइनस एक्स से। तो विषम की वजह से माइनस का चिन्ह बाहर आ गया ना। अब हम देखते हैं कि इसमें चिन्ह कितनी बार परिवर्तित हो रहे हैं, पॉजिटिव 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 नेगेटिव एंड नेगेटिव, एक ही बार चिन्ह परिवर्तित हो रहा है। तो पॉजिटिव रूट्स की हाईएस्ट जो संख्या है वो कितनी है, 1 है, और नेगेटिव रूट्स की संख्या कितनी है अपने, सॉरी पॉजिटिव रूट्स की हाईएस्ट जो नंबर है वो 2 आ सकते हैं, और नेगेटिव जो रूट्स है ना वो कितने आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं। टोटल 4 रूट्स होने चाहिए, तो बाकी कहाँ जाएंगे, काल्पनिक में जाएंगे। क्लियर? तो अब आपको यहां पर देखना है x क्या है, रियल है, रियल में पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब आप लोग इसको ध्यान से देखना कि अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि इस इक्वेशन में कितने रूट्स हैं, तो पॉजिटिव 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 डैश डैश डैश, सब जगह प्लस प्लस लगा हुआ है। तो सब जगह प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो बताओ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे। तो पॉजिटिव रूट्स जो नंबर, अगर मान लो जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होगा उतनी ही पॉजिटिव रूट्स की हाईएस्ट संख्या हो सकती है। एक भी बार चिन्ह बदल नहीं रहा है, इसका मतलब धनात्मक मूलों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर ऋणात्मक को भी चेक करोगे, यही जो इक्वेशन है इसमें x की जगह हम क्या रिप्लेस करवाएंगे, माइनस, तो माइनस का 2 सॉरी x की जगह माइनस रिप्लेस कराएंगे तो ये आ जाएगा 2a1 देन प्लस में 4a2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें x की पावर सारी की सारी सम संख्या में, तो चिन्ह x की जगह माइनस एक्स रखने पर परिवर्तित हो गई नहीं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर से सब जगह पॉजिटिव। तो बताओ ऋणात्मक मूलों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 0 होगी। यानी इस इक्वेशन से न तो आपको धनात्मक मूल मिलने वाले हैं, धनात्मक जो आर रियल की बात कर रहा हूं, न तो धनात्मक रियल नंबर मिलने वाले हैं और न ही ऋणात्मक मूल मिलने वाले, बस इसके काल्पनिक मूल ही रहे। तो काल्पनिक मूल हमें चाहिए ही नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इसको इग्नोर करने से पहले मैंने आप लोगों को चिन्ह का भी बिल्कुल परफेक्ट समझा दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, नेगेटिव रूट्स के लिए ये तो पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, और ये नेगेटिव के लिए। और यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि मैं यहाँ पर कैसे पता लगा रहा हूँ, देकार्ते के चिन्ह नियम से। तो पॉजिटिव रूट्स भी कितने आ जाएंगे, 0, नेगेटिव रूट्स भी कितने आ जाएंगे, हमारे 0 आ जाएंगे। यानी इस समीकरण से x का मान हमें नहीं निकालना है। क्लियर?
देखो कई बार क्या होता है कि मैं बोल के ही छोड़ देता हूँ, आप लोग उसको लिखा करो ना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को लगता है कि ये तो अपने काम की बात है तो आप लोग उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो कि देकार्ते का चिन्ह नियम इस प्रकार काम करता है। क्लियर। और वैसे मैं देकार्ते का चिन्ह नियम जब समीकरण सिद्धांत पढ़ाऊंगा ना, मतलब समीकरण सिद्धांत वाला जो पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और ये भी बहुत अच्छा रूल है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है देकार्ते के चिन्ह नियम से, तो जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब अपने पास केवल जांच बिंदु x बराबर 0 ही रहा, जिसको मुझे डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो 8x इक्वल्स टू 0, p डबल डेस क्या आ जाएगा, देखो ओनली आ जाएगा 2a1। अब a1 का रिजल्ट क्या है, तो इसने मेंशन कर रखा है कि ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट जो है ना 0 से बड़े हैं। तो 2a1, a0 भी 0 से बड़ा है, a1 उससे भी बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हुए, और पॉजिटिव हुए इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे ग्रेटर देन 0 हो गया। डबल डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 0 क्या हो जाएगा, हमारे निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। तो हमने बता दिया कि इसका एक ही निम्निष्ट बिंदु है, x बराबर 0 निम्निष्ट बिंदु है। क्लियर। तो यहां पर आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x बराबर केवल एक निम्निष्ट बिंदु है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए ताकि इस समीकरण के मूलों के वर्गों का योग क्या हो, न्यूनतम हो। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। दो ऑप्शन क्या है, ये a के मान दे रखे हैं ऑप्शन में, आप a के मान रख के देख लो, 4 समीकरण बनेगी, चारों में मूलों के वर्गों का मूल निकाल लो, देख लो कि वर्गों का योग सबसे ज्यादा किस में बैठता है। क्लियर। तो एक तरीका तो आप लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और बाकी जो है एक बार मैं इसका प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को वो ट्रिक भी बताऊंगा। ये कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग, तो पहले मूल होंगे तब बात चलेगी ना, तो मूल निकालो। तो मूल कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी a माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या आएगा सी अपॉन ए, तो सी में क्या है 1 माइनस ए, यानी माइनस ए और प्लस में 1 अपॉन में दिस। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो ये मूलों का योग है, और ये क्या है मूलों का गुणा। मुझे क्या चाहिए, मूलों के वर्गों का योग। तो मूलों के वर्गों का योग कैसे निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये ऐसे निकलेगा अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस a। ये फलन आ गया स्टूडेंट हमारे मूलों के वर्गों का योग, यानी ये जो रिजल्ट है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल में आ गया हमारे। अगर मैं इसको खोलता हूं तो a स्क्वायर माइनस का 2a और प्लस का 2a कट जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ 2 और 1 माइनस a लिखा हुआ, तो इससे तो माइनस का 4a आएगा, सॉरी माइनस का 4a, और ये आएगा प्लस का 2a, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे माइनस का 2a बन जाएंगे, और यहां से 4 आएगा और यहां से माइनस 2 आएगा, तो वो प्लस का 2 बन जाएगा। ये मूलों के वर्गों का योग आ गया। क्वेश्चन क्या था, फलन किसको मानना है, किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो यहां पर ये कह रहा है कि मूलों के वर्गों का जो योग है ना उसको मिनिमाइज करो, यानी फंक्शन ये है अपने पास। क्लियर। और इसको मुझे मिनिमाइज करना है। तो फाइनली स्टूडेंट ये एफ आ गया हमारे, इसको मुझे क्या करना है मिनिमाइज करना है। क्लियर। तो इसको अगर मिनिमाइज करना चाहते हो ना तो एफ बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस में 2। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एफ डैश निकालो तो एफ डैश बराबर क्या आ जाएगा 2a माइनस 2, और अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि एफ डबल डैश निकालो तो ये आ जाएगा हमारे 2। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई भी बिंदु आएगा तो निम्निष्ट बिंदु ही, क्योंकि इसमें रखेंगे तो ग्रेटर देन आएगा, और वो बिंदु क्या हो जाएगा हमारे निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। तो मैं चरम बिंदु निकाल लेता हूं, चरम बिंदु। और चरम बिंदु के लिए आप एफ डैश को 0 के बराबर रखोगे, एफ डैश को 0 के बराबर रखोगे। तो एफ डैश को 0 के बराबर रखोगे ना तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1 आ जाएगी। ये a की वैल्यू क्या आ गई हमारे 1, 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे 1 आ गई। अब ये a की वैल्यू मैं रखूंगा f डबल डैश में, तो 8 f डबल डैश x a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, f डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है हमारे 2 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a बराबर 2 रखने पर निम्निष्ट x a इक्वल्स टू 2 पर निम्निष्ट होगा, यही मुझे बताना है, क्योंकि ये निम्निष्ट बिंदु हो गया ना तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखो कि इस क्वेश्चन में आप लोग और कैसे कर सकते थे
कि मैं पहले ही ऑप्शन लेता और ऑप्शन आता है जिसमें मैं ए का मान क्या रखता, 2 रखता, तो ए स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1। मैंने ए का मान क्या रखा, 2 रख दिया, तो एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर -2 पुट करूंगा तो मतलब 2 पुट करेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो x के 2 रूट आ जाएंगे 1 और -1, जिनके वर्गों का योग 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही अगर आप बाकी सभी का मान रखोगे तब भी आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन नॉर्मली नहीं होगा, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तब अपने पास प्रॉपर मेथड है ही, कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो जाए तो प्रॉपर अपने पास मेथड भी है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये एक बेसिक मेथड था जिससे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को करवाया है। ए का मान याद कीजिए ताकि समीकरण के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम हो, यानी वर्गों का योग अपना फलन हुआ जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो पहले वर्गों के योग तक पहुंचकर हमने फलन निकाला जिसको मुझे मिनिमाइज करना था, तो मैंने उसको फलन मान लिया और फिर उसके डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ले लिए। ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को लिखाया था कि इसका आंसर क्या आएगा, √a² + b²। उच्चिष्ट मान तो यह आता है और निम्निष्ट मान क्या आता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है। इसको ये वेरीफाई भी करवाना चाहता है। मान लो हम वेरीफाई कर रहे हैं, भूल गए हैं, इस फॉर्मूले को भूल गए, वैसे तो भूलना नहीं है लेकिन भूल गए हैं मान लो, तो इसका उच्चिष्ट मान निकालना है। तो अगर ये y है ना, ये समीकरण 1 है यूं समझो, तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालता हूं y' तो क्या आ जाएगा, -a sin θ + b cos θ। क्लियर? और अगर मैं y" निकालता हूं तो ये आ जाएगा -a cos θ और -b sin θ, माइनस में b sin θ। क्लियर? अब चरम बिंदु निकाल लो, चरम बिंदु y' बराबर 0 से, तो ये आ जाएगा हमारे a sin θ माइनस a sin θ बराबर b cos θ लिख दिया। कैसे लिख दिया, इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक को राइट साइड में भेज दिया ना, यानी tan θ की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, tan θ की वैल्यू आ गई हमारे b/a। अब देखो बिंदु एक ही आया, बिंदु एक ही आया, इसका मतलब आएगा तो उस पर उच्चिष्ट मान ही। अच्छा आप लोग ऐसे कॉमन सेंस से देखो ना, tan θ की वैल्यू दे रखी है, tan θ से लंब कर्ण और आधार निकाल लोगे, तीनों पॉजिटिव आएंगे। क्लियर? ये सब पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा देखो ये माइनस का है, एक माइनस ऑलरेडी, यहाँ वैल्यू पुट भी कर दोगे ना तो टोटल रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा ना, इसका मतलब वो उच्चिष्ट बिंदु हुआ ना। तो मैं आप लोगों को बार बार यही तो कह रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन सिंगल वैल्यू दे रहा है और ऑप्शन में कोई ऐसा नन ऑफ दिस टाइप का नहीं है, तो आप लोग देखो बिल्कुल इस क्वेश्चन को एक ही बिंदु आया तो इसका मतलब उच्चिष्ट मान ही मिलना है उस पर। तो आप लोग इसमें ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं अगर इसको बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, tan θ की वैल्यू ये हो गया हमारे लंब और ये हो गया हमारे आधार और ये हो गया हमारे कर्ण, a² + b²। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं tan θ = b/a, इस पर y" की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का a, cos θ का क्या हो जाएगा, आधार बटेवा कर्ण, आधार बटेवा कर्ण यानी a/√a² + b² और माइनस का b, ये माइनस का b और sin θ का क्या हो जाएगा, लंब बटेवा कर्ण। क्लियर? तो आप देखो ये रिजल्ट तो नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया इसका मतलब ये बिंदु क्या हो गया, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। तो बिंदु उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट बिंदु है और आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन b/a भी मिलेगा, जानबूझ के b/a, क्योंकि आप लोगों को लगता अच्छा उच्चिष्ट आ गया, उच्चिष्ट बिंदु लगा दोगे, जबकि उच्चिष्ट मान पूछ रहा है और उच्चिष्ट मान तो समीकरण 1 में रखने पर मिलेगा। तो समीकरण 1 में tan θ बराबर b/a से, क्योंकि उच्चिष्ट बिंदु को उच्चिष्ट फलन में रखेंगे, इस फलन में रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, a और cos θ का मान क्या हो जाएगा, आधार बटेवा कर्ण, तो a/√a² + b², ऐसे b/√a² + b²। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखो a², अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर भी a² + b² आएगा, नीचे √a² + b², तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे a² + b²। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट यहाँ पर जिसको मैंने वेरीफाई भी करवा दिया। अगर आप लोग फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो इसकी हेल्प ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन, ये यूजेज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। यूजेज और मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन ये क्या है कि बहुत परेशान करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना यूजेज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को करते ही नहीं है। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं है, उलझन नहीं है,
मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, यही तो क्वेश्चन होते हैं जिनसे लीड मिलती है, यही तो क्वेश्चन होते हैं जिनसे लीड मिलती है। हम क्या है कि पर्टिकुलर पूरा सेगमेंट पढ़ते हैं, पूरा वो सिलेबस पढ़ते हैं, हर पॉइंट का एक टफ जो जोन होता है ना उसको स्किप कर देते हैं। भाई ये तो इसमें से एक तो छोड़ ही देते हैं, ऐसे नहीं होता है, एक तो छोड़ ही देते हैं और एक ही सवाल वहां से आ गए। यहाँ तो एक ही मारामारी है, एक क्वेश्चन की मारामारी यहाँ पर। तो क्लियर? तो आप लोग बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग विश्वास रखिए मेरे पर और खुद पर भी विश्वास रखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखो भूले ही तो हैं, थोड़ा लंबा टाइम हो गया, भूले ही तो हैं, फिर से याद आ जाएगा। कहाँ जाता है वो, याद आ जाएगा। सोचो ना कि हम 11th-12th में ही पढ़ रहे हैं, वापस थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो 6 साल का जो कोर्स हमने पढ़ा, 5 साल का, इसको हम वापस 6-7 महीने में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो नहीं पढ़ रहे हो, उसका भी तो सिंक हो जाएगा ना टाइम। तो वैसे भी वो उतना ही टाइम दे रहे हो आप लोग, वो ज्यादा आप उलझन में रहो मत। आप लोग बस जो क्वेश्चन, जो उसका हार्ड जोन होता है ना, टफ जोन, उसमें भी अपने को कूद पड़ना है। क्लियर? तो मैं उसके बहुत अच्छे अच्छे मेथड निकालूंगा, आप लोग परेशान नहीं हो, और इजी भी है। देखो ये कह रहा है कि सी का मान 0 से 5 के बीच में है, तो इस बिंदु की इससे न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। इससे न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? तो ये एक अपने पास पैराबोला है, ये x² = 4ay, ये पैराबोला है और ये बिंदु है 0,c। इससे इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो मान लो न्यूनतम दूरी ये है, मान लो कि न्यूनतम दूरी ये है। क्लियर? अब यहां पर न्यूनतम दूरी को मिनिमाइज करना है, तो दूरी का सूत्र होना चाहिए था, मूलों के वर्गों के योग को मिनिमाइज करना है, तो मूलों के वर्गों का योग होना चाहिए। दूरी को न्यूनतम बताना है तो दूरी होनी चाहिए। दूरी किससे? इस बिंदु की इस पैराबोला से। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर तो दो बिंदु नहीं है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा, ये पैराबोला क्या है? देखो y = x² है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि देखो भाई, इस पर एक बिंदु मैं ले रहा हूं x = 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहां पर एक बिंदु अगर मानना चाहता हूं, ये तो गिवन पॉइंट हो गया, मान लो P, और अगर मैं Q पॉइंट मानना चाहता हूं, तो Q पॉइंट अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि इस पर एक बिंदु है x, तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। एक बिंदु अगर मैं x मान लेता हूं तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालूंगा। तो यहां पर देखो दूरी, ये डिस्टेंस जो है वो हम निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस x² - c का होल स्क्वायर, इसको मुझे मिनिमाइज करना, दूरी जो है न्यूनतम निकालनी है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखो कि आप लोगों को कोई फलन दे रखा है और एक रूट में फंसा हुआ है, इसका मैक्सिमम निकालना है चाहे मिनिमम निकालना है, इस रूट का निकालो चाहे इसको रूट से हटाकर निकालो, बात बराबर ही है। यानी इस पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये एक फायदा उठा सकते हो आप लोग वेरीफाई करना अपने आप को। मैं इसको क्या मान लूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसको f1 कह दूंगा कि f तो वास्तव में रूट में था और मैंने उसका वर्ग कर दिया, और इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना था, मैं इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु निकाल लूंगा। बिंदु यहां से ले लेंगे, फिर जो रिजल्ट पूछा है वो यहां से आ जाएगा। क्लियर? तो मुख्य जो फलन है ना, वो कुछ इस प्रकार आ गया अपने पास, d = x² + x⁴, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, ये अपने मुख्य फलन ही है। ये समीकरण आ गए हमारे 1। अब देखो दूरी को मिनिमाइज करना है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करना है तो मुझे कौन सा बिंदु चाहिए? चरम बिंदु चाहिए। तो चरम बिंदु निकालने के लिए आप सारा ले सकते हो, इसके वर्ग करके उसका निकाल लो। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो इसका d² ले लिया और जिसको मैं मान लेता हूं d1। क्लियर? तो अगर हम इसका d' अगर मैं इसको कह देता हूं तो ये क्या आ जाएगा? देखो x² और प्लस में x² माइनस में c इसका होल स्क्वायर। मुझे इसका बिंदु निकालना है, बिंदु निकालने में मुझे जोर आ रहा है इसमें, तो मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। क्लियर? तो यहां पर देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे d(d'/dx), तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में 2 × 2x² माइनस c, और फिर इस x² माइनस c का करोगे ना तो 2x इसका भी आएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर डबल डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूं, डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x² d2/dx²। अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 2 प्लस में 4x² माइनस c और प्लस में
अगर मैं इसका करता हूं तो ये आ जाएगा 4x इंटू 2x। क्लियर, 4x इंटू क्या आ गया, 2x आ गया। अब स्टूडेंट यहां पर ये जो रिजल्ट है अपने पास, इस रिजल्ट की अगर हम बात करें तो डबल डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं चरम बिंदु। तो चरम बिंदु कहां से आएंगे, देखो चरम बिंदु ये जो डी डी डैश अपॉन डी एक्स है, इसको 0 के बराबर रखेगा। तो इसको 0 के बराबर रखोगे ना, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा हमारे 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 2c इक्वल में 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई हमारे 0 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2x स्क्वायर बराबर में 2c माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 इधर जाएगा ना, c माइनस 1/2। तो x की वैल्यू तो ये आ गई ना। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं ना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं डबल डेरिवेटिव में, तो 2 और ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्या आ रहा है हमारे, ग्रेटर देन 0, और एक माइनस का 4c भी तो आ रहा है। देखो अगर मैं डबल डेरिवेटिव x बराबर 0 जो मुझे बिंदु मिला है उसको अगर इसमें रखता हूं, देखो 8x इक्वल्स टू 0 d2 डैश अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट क्या आ गया, अगर मैं यहां पर रखता हूं तो 2 माइनस 4c आ गया। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो इसका रिजल्ट जो है किस प्रकार का है, तो c का जो मान है ना 0 से बड़ा और 5 से छोटा, इससे बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मान लो 1 हो तो अगर 1 रखते हैं तो 2 माइनस 4, इस रिजल्ट को आप क्या मानते हो, ये लेस देन रिजल्ट है। ये रिजल्ट किस प्रकार का है, लेस देन रिजल्ट है। तो अगर ये लेस देन रिजल्ट है तो यहां पर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। उच्चिष्ट बिंदु का क्या करना है, यहां पर ये अपने बिंदु हो जाएगा उच्चिष्ट, उच्चिष्ट होगा, जिसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि उच्चिष्ट बिंदु पर मुझे उच्चिष्ट मान मिलेगा जबकि मुझे निम्निष्ट मान चाहिए। अब स्टूडेंट यहां पर एक ही बिंदु बचा है, अब आपको इस बिंदु को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये बिंदु आ चुका है, इसको निम्निष्ट बिंदु ही मानो, क्योंकि दो बिंदु थे, दोनों में तो डाउट था। तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अतः x बराबर अंडर रूट c माइनस 1/2, ये क्या होगा हमारे निम्निष्ट बिंदु होगा। अपने आप ही ये निम्निष्ट बिंदु हो गया। जब बिंदु बड़ा होता ना, आप लोग कॉमन सेंस लगाया करोगे, अरे यार ये जब हो ही गए, एक रिजेक्ट हो गया तो फिर दूसरे को यस में ही आना है, कहां जाएगा वो। या फिर आप लोग चेक करो, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, वैसे विश्वास हो जाएगा आपको इतना बड़ा बिंदु देखकर। अब देखो हमें करना क्या था, एक ऑप्शन आपके सामने c माइनस 1/2 टाइप का भी होगा 100%, आप उसी को टिक करोगे। जबकि ये क्या कर रहा है कि इस बिंदु की इससे न्यूनतम दूरी चाहिए, न्यूनतम दूरी चाहिए। तो दूरी तो भाई अधिकतम मान या न्यूनतम मान कौन देता है, फलन देता है। तो फलन यहां पर समीकरण 1 में लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखो समीकरण 1 में x बराबर अंडर रूट c माइनस 1/2 रखने पर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तीनों ही रेगुलर क्वेश्चन है और जो आरपीएससी ने पूछ लिए। देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये तीनों ही जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो रेगुलर ही, ये तीनों ही क्वेश्चन पूछ लिए। एसआर सैनी को ये सीरीज बहुत पसंद आई, ये एक बार तो दे दिया उसने 16वां, फिर 17वां, फिर 18वां, यानी अब की बार 19वें का नंबर है फिर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, रेगुलरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं। अच्छा देखो x का मान मैं कहां रख रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो d बराबर क्या आ जाएगा, देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, c माइनस 1/2। देन c माइनस 1/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू रूट यहां हट जाएगा और माइनस का c और इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा d बराबर रूट ऑफ, क्या रिजल्ट आएगा देखो, इससे तो ये कट जाएगा c माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1/4, और दोनों रिजल्ट जो है वो मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे, d बराबर आ जाएगी c माइनस 1/4। तो आंसर हो जाएगा हमारे ये वाला। क्लियर। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक है तो उसका बेसिक मेथड जो है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा लाइन से। तो ये वाला तरीका ही बेस्ट रहेगा यहाँ पर, जिसमें दूरी जो है स्टूडेंट कुछ इस प्रकार हम निकाल पा रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ता हूं मैं, जिसमें ये फलन आपके सामने है।
और इसका निम्निष्ठ मान निकालना है। कुछ फायदे हैं जो मैं आप लोगों को बीच बीच में गिनाता जा रहा हूँ, आप लोग उनको अपने शब्दों में लिखें कि इस प्रकार का जब फलन होता है तो चेंज ये स्वीकार्य। जैसे कि यहाँ पर अगर अंडर रूट में फलन है, अगर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप ये जो समीकरण एक दे रखी है ना, इससे चरम बिंदु निकालोगे। आपको चरम बिंदु निकालना है, चरम बिंदु आपका डेफिनेटली एक तो x बराबर 0 आएगा और एक ही आएगा। क्लियर? तो जरूर इसको आप लोग ट्राई करें और फिर आप लोग एक नोट लिखें कि अगर मान लो कोई फलन वर्गमूल में हो तो उसका अगर चरम बिंदु निकाला जाए, तो अगर कोई फलन वर्गमूल में हो उसका चरम बिंदु और वर्ग करने के बाद जो चरम बिंदु आता है वो समान होगा। क्लियर? ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं। अब ये वाला जो फलन है ना, ये भी स्पेशल है और ये कह रहा है कि ये इस फलन का निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। अब इस फलन का निम्निष्ठ मान ज्ञात करेंगे, ठीक बात है, डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालने में दिक्कत है, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x इसका अवकलन करेंगे। क्लियर? फिर यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आएगा। तो आप लोग इसमें एक फायदा उठा सकते हो, और वो फायदा क्या है देखो, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो ना, इसका कौन सा मान निकालना चाहते हो आप? निम्निष्ठ मान निकालना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये फलन मुझे उल्टा दिख रहा है और मुझे इसमें दिख रहा है कि मुझे ये पता चल गया कि डेरिवेटिव तो इसके बड़े ही आने वाले हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को पलट देता हूं और मैं इसी का एक फलन और मान लेता हूं y1। क्लियर? y1 मान लो या z मान लो, क्योंकि y1 को हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह देते कई बार। z बराबर 3x² प्लस 8x³ माइनस 18x² प्लस 60 बटेवा 40, इसका मैं निकाल लेता हूं उच्चिष्ट मान। अब स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये फलन दे रखा ना, जो फलन दे रखा है इसका मुझे निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा करके इसका उच्चिष्ट मान निकालने का प्रयास करूंगा। यानी मैं इस फलन से तो निकाल लूंगा उच्चिष्ट बिंदु, वो उच्चिष्ट बिंदु इसका उच्चिष्ट मान देगा, तो वही उच्चिष्ट बिंदु इसका निम्निष्ठ मान देगा, और हो गया अपने काम। बिंदु में तो अपने ज्यादा परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते। देखो तो dz/dx ये कैसे आएगा, 1/4t, और ये आ जाएगा 6x, ये 4 पावर है, तो 12x³ प्लस 24x² माइनस 36x। क्लियर? और अगर मैं d2z/dx² निकालता हूँ तो 1/4t, और ये आ जाएगा 36x² और प्लस में 48x और माइनस में 36, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर? आप चाहो तो इसके गुणनखंड भी कर सकते हो, तो 1/4t और यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 12, तो 12 कॉमन लेने पर 3x² प्लस 4x और माइनस में 3। तो गुणनखंड हो रहे हैं क्या? कोई गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। तो गुणनखंड नहीं हो रहे तो ज़्यादा विशेष कोई फायदा हुआ नहीं अपने, ठीक है, छोड़ो इसको, गुणनखंड ही नहीं हुए तो फिर किस काम का। डबल डेरिवेटिव आ गया कुल मिला के। अब यहाँ पर देखो चरम बिंदु निकाल लेता हूँ, चरम बिंदु, तो dz/dx बराबर 0 से। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो एक तो 12 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, अपॉन में 40 लिखा हुआ है, रिमेनिंग क्या रहेगा x² प्लस में 24, 12 तो कॉमन निकाल लिया ना, तो 2x और माइनस का 3। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो एक वैल्यू तो आ गई हमारे 0, दूसरी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से रिजल्ट इसके फैक्टर हो रहे हैं अपने पास। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो x और इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो रिजल्ट आ गए 0, 1 और माइनस में 3। x बराबर 0 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो ये कौन सा मान दे रहा है, लेस देन। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारे निम्न उच्चिष्ट बिंदु हुआ, मिल गया। देखो उच्चिष्ट बिंदु, यही उच्चिष्ट बिंदु और एकमात्र यही होगा। आप लोग 1 भी रख के देख लो, अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करता हूँ ना, क्योंकि ये भी तो डबल डेरिवेटिव है, d2z/dx², अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 7 - 3 पॉजिटिव आएगा। तो ग्रेटर देन 0 पर कौन सा बिंदु होगा, निम्निष्ठ बिंदु। मैं तो इस फलन की बात कर रहा हूँ, इसका तो मुझे उच्चिष्ट बिंदु चाहिए, यानी x बराबर 1 इसका निम्निष्ठ बिंदु होगा। x बराबर -3 भी रखोगे ना, तो -3 रखोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का 27, और ये हो जाएगा माइनस के 12 और माइनस के 3, तो 27 में से 15 जाएगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, वो उसका निम्निष्ठ बिंदु होगा। जबकि मेरा फोकस इस पर है, इस पर इसका उच्चिष्ट मान चाहिए, तो इसका उच्चिष्ट मान देगा उच्चिष्ट बिंदु। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट x बराबर 1 और -3 पर d2z/dx², ये क्या है हमारे ग्रेटर देन 1 पुट करने पर क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब उच्चिष्ट बिंदु होंगे, उच्चिष्ट बिंदु होंगे।
जो जेड के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जेड कौन सी डिमांड करता है, गलत कर रहा हूं, निम्नलिखित बिंदु है भाई, ग्रेटर देन पर निम्नलिखित आता है, ये निम्नलिखित बिंदु है, तो ये जेड के लिए अस्वीकार्य है, क्योंकि जेड किसकी डिमांड कर रहा है, उच्चिष्ट मान की। उच्चिष्ट मान तो उच्चिष्ट बिंदु पर चाहिए, तो जेड का उच्चिष्ट बिंदु यहां पर कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट, जेड बराबर 0 पर भी मैं जांच कर लेता हूं। जेड इक्वल्स टू 0 पर डबल डेरिवेटिव जो है d2z/dx², अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो टोटल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, 0 हो जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बिंदु क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा। क्लियर, यानी x बराबर 0 जेड का उच्चिष्ट मान देगा, उच्चिष्ट मान देगा। तो मुझे यही तो देखना था कि इसका उच्चिष्ट मान कौन देगा, जो बिंदु इस फलन का उच्चिष्ट मान देगा वही बिंदु इसका निम्नलिखित मान देगा। अतः x बराबर 0 y के लिए निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा। क्लियर, अतः x इक्वल्स टू 0 y का निम्नलिखित मान देगा, निम्नलिखित मान देगा। तो मैं x बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y की वैल्यू आ जाएगी 40/60, यानी 2/3 इसका राइट आंसर है। तो ये 2/3 इसका आंसर। अच्छा, यहां तक पहुंचने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो 2/3 को पलट देते हैं, 3/2 लिख देते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। क्लियर, अरे भाई आप लोग समझो इस बात को कि ये फलन था, इसका निम्नलिखित मान ज्ञात करना था, तो मैंने इसमें असुविधा महसूस करी कि यार इसमें थोड़ा अवकलन जो है भारी पड़ेगा, मैंने पलट दिया, इसको जेड कर दिया। क्लियर, तो इसका निम्नलिखित मान निकालना है, उसके बजाय मैं इसका उच्चिष्ट मान निकाल लेता हूं ना। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर इसका निम्नलिखित मान निकाल रहा हूं और इसका मैं क्या निकाल रहा हूं, उच्चिष्ट मान। तो बिंदु, इससे अगर मैं बिंदु निकालता ना तो निम्नलिखित बिंदु की तरफ देखता, अब इससे मैं बिंदु निकाल रहा हूं तो उच्चिष्ट बिंदु की तरफ देखूंगा, तो मैं जेड के वो बिंदु ढूंढ रहा हूं जिस पर मुझे रिजल्ट क्या मिले, उच्चिष्ट मान मिले। और उच्चिष्ट मान कौन देगा, उच्चिष्ट बिंदु। तो उच्चिष्ट बिंदु ओनली 0 है, यानी जेड बराबर 0 इस जेड का उच्चिष्ट मान देगा, यानी वही जेड बराबर 0 इस y का निम्नलिखित मान देगा। तो वो आपके निम्नलिखित मान सामने है। क्लियर, 2/3 इसका रिजल्ट हो गया। अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं, देखो 19 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं। आप लोग है ना इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, जैसे निम्नलिखित मान ही तो निकालना है। भाई वास्तव में हो क्या रहा है कि हमें एक x की वैल्यू रखने में जोर आ रहा है, तभी तो ये काम हम इसकी हेल्प से कर रहे हैं, डेरिवेटिव की हेल्प से। आप लोग एक काम कर सकते थे, x की वैल्यू 0 रखते, इसमें x की वैल्यू 1 भी पुट करते, 2, 3, 4 कुछ नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते, आपको पता चल जाता कि कम से कम रिजल्ट कहां पर आने वाला है, और x बराबर 0 पर ही आने वाला था। ये कॉमन सेंस से ही हो जाता क्वेश्चन। x बराबर 0 इसमें रखते ना तो 40/60 आता, x बराबर 1 पुट करते ना तो ये कितना आता, देखो ये आ जाता 3 + 8 11 को इसके साथ मिलाते हैं तो 71 में से 18 लेस करवाते हैं ना तो 71, 61, 53, तो 40/60 पहला मान था, अब दूसरी बार 40/53 आ जाएगा, तो ये तो बड़ा हो गया। यानी x बराबर 0 ही एकमात्र ऐसा बिंदु होगा जिसमें y का कम से कम मान मिलेगा। तो ऐसे ऑन द स्पॉट हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, कोई भी दाड़ फाड़ कर लो, कुछ भी जुगाड़ कर लो, जुगाड़ करना है बस। क्लियर, अब यहां पर मैं अगला सवाल ले रहा हूं 19 वाला। 20 वाला क्वेश्चन मैंने 21 वाला यहां पर लिख दिया है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये स्पेस खाली कर देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं 19 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया मेरे हिसाब से। और इस क्वेश्चन का लॉजिक जो है ना स्टूडेंट, ये क्या है, यूजे जो मैक्सिमा और मिनिमा है, यानी अवकलन के जो अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं उसमें वर्धमान आसमान का अनुप्रयोग भी है, फिर यहाँ पर परिवर्तन की दर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, फिर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का जो यूजेज है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये इसी कैटेगरी के हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में ही तो हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग केवल इतना करिए कि किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है। ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, एक तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है, दी गई तिर्यक ऊंचाई और अधिकतम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण मुझे बताना है। आप इसको कॉमन सेंस से सोचना कि अगर मान लो मैं आप लोगों को एक तिर्यक ऊंचाई दे दूं कि ये तिर्यक ऊंचाई है, यानी तिर्यक ऊंचाई तो दोनों ही बराबर होती ना, तो ये तिर्यक ऊंचाई है और एक शंकु बनाओ,
तो आप लोग ऐसे बनाओगे, देखो ये शंकु है, क्लियर, ये तो तिर्यक ऊंचाई दे रखी, इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप आयतन बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, क्लियर। तो किस पोजीशन पर आयतन सबसे ज्यादा होगा, कोण क्या रखें कि आयतन सबसे ज्यादा होगा, ये मुझे बताना है। कोई ये कहे कि सर यहां पर इतना कर दो आयतन सबसे ज्यादा होगा, नहीं, फिर हाइट भी तो कम हो जाएगी। तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जिसमें ये ऐसी पोजीशन आएगी जिसमें आयतन सबसे ज्यादा होगा। तो जब आयतन सबसे ज्यादा होगा ना, तब मुझे इसका क्या बताना है, अर्धशीर्ष कोण बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दो अप्रोच से करने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से समझें इसको, और दोनों ही अप्रोच बहुत अच्छी है। यहाँ पर दी गई तिर्यक ऊंचाई और अधिकतम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण बताना। देखो करना क्या है, देखो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यानी जो दे रखा होता है ना वो तो कांस्टेंट होता है, क्लियर, और अधिकतम आयतन यानी आयतन को मुझे यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो आपके सामने ये एक डायग्राम है जिसमें शंकु मैंने बनाया, ये शंकु हो गया, क्लियर। अब इस शंकु में ये अपने त्रिज्या है, और ये हो जाएगी हमारे ऊंचाई h, और ये हो जाएगी हमारे तिर्यक ऊंचाई, और ये हो जाएगा हमारे अर्धशीर्ष कोण। मुझे अर्धशीर्ष कोण ही बताना है, क्लियर, ठीक है। अर्धशीर्ष कोण हम बताएंगे, इसको मैं कह देता हूं O, इसको कह देता हूं मैं A, इसको कह देता हूं B। हमें आयतन को अधिकतम बताना है, तो आयतन का आप सूत्र लिखिए। सबसे पहले तो शंकु के आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि V में दो दो वेरिएबल हैं। कैसे कि जब मैं इस शंकु की बात करता हूं, ये जो शंकु है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें देखो, अगर मैं इसको मूव करवाता हूं तो पेन की साइज तो वही रहेगी ना, पेन की साइज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तिर्यक ऊंचाई को। लेकिन जब ऐसे मूव करवा रहा हूं तो ये हाइट जो है ये भी चेंज हो रही है, और इसकी त्रिज्या ये भी चेंज हो रही है, क्लियर। तो जो चेंज होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर तो r और h दोनों वेरिएबल आ गई, तो समस्या खड़ी हो गई। तो इस समस्या का समाधान क्या है, जब दो दो वेरिएबल होंगे ना, 100% आपको एक कांस्टेंट कंडीशन गिवन होगी, जैसा कि इससे पहले वाली जो स्क्रीन थी, पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया था, मतलब इससे पहले, इसी अभी सेकंड स्क्रीन चल रही है ना, तो इससे फर्स्ट वाली में इस पोजीशन पर एक क्वेश्चन था जिसमें x y इक्वल्स टू 1 दे रखा था, x प्लस वाई का न्यूनतम मान निकालना था। मैंने कहा देखो x प्लस वाई दो वेरिएबल आ गए, f बराबर x प्लस वाई, तो सिंगल वेरिएबल में चेंज करो, और सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए वहां पर इक्वेशन दे रखी थी x और y बराबर 1, तो वहां से y का मान मैंने निकाला था 1/x, क्लियर। तो कोई ना कोई कंडीशन हमें गिवन होगी डबल वेरिएबल को, दूसरे वेरिएबल को हटाने के लिए। तो इसमें मेरे पास दो चॉइस है, देखो, और मेरी चॉइस क्या है, दोनों वेरिएबल है r और h, और मुझे रिजल्ट क्या निकालना है, अर्धशीर्ष कोण अल्फा निकालना है। यानी यहां पर देखो मैं एक काम करता हूं ना, r और h दोनों को ही, r और h दोनों को ही मैं किस में चेंज करवा देता हूं, अल्फा में चेंज करवा देता हूं। तो ये काम कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये तो हो गई हमारे इक्वेशन फर्स्ट, और मैं यहां पर देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूं। मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला मैंने ट्राइंगल लिया जिसमें 90 डिग्री का एंगल, ये वाला ट्राइंगल में यहां बना देता हूं। देखो ये पॉइंट तो है हमारे O, जहां पर एंगल है अल्फा, A पर 90 डिग्री है, और ये हो गया हमारे B। तो O से लेकर B तक की जो लेंथ है ये L है, AB वो R है, और OA हमारे क्या है, H है। तो मैं क्या करता हूं, R को भी अल्फा में और H को भी अल्फा में चेंज करवा देता हूं। तो यहां पर देखो आप लोग कैसे निकालोगे इस कंडीशन को, ध्यान से देखना। यहां पर R की वैल्यू हमें निकालनी है, किसके फॉर्म में निकालोगे, तो आप लोगों को कंडीशन क्या गिवन है, L, यानी L तो कांस्टेंट दे रखा ना, तो इस कांस्टेंट से मुझे कोई परेशानी नहीं। तो R अपॉन L बराबर क्या बन जाएगा, देखो R अपॉन L, ये तो हो गया हमारे, R तो हो गया लंब, और ये हो गया हमारे कर्ण, तो ये क्या बन जाएगा हमारे साइन अल्फा। यानी R की वैल्यू मैंने अल्फा में निकाल ली, R की वैल्यू मैंने किस में निकाल ली, अल्फा में, क्योंकि L में कैसे निकाली, क्योंकि L कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हमें कोई परेशानी नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि R और H दो दो वेरिएबल जो है ना किसी सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाए। तो अल्फा, L तो वेरिएबल है ही नहीं, अल्फा ही तो वेरिएबल है, चेंज कौन हो रहा है, R H के साथ अल्फा भी तो चेंज हो रहा है, तो अल्फा ऐसे भी आ जाएगा। और अगेन H को भी चेंज करवाना, तो H अपॉन अल्फा, H अपॉन L, तो आधार बटेवा कर्ण, ये हो जाएगा कोस अल्फा। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, L कोस अल्फा, क्लियर।
तो फाइनली हमने आर का रिजल्ट भी एल अल्फा में निकाल लिया और एच का रिजल्ट भी एल अल्फा में। दो मेथड से इस क्वेश्चन को करवाने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखना। v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और एल कोस अल्फा। क्लियर? एल तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है यहाँ पर साइन अल्फा, मतलब अल्फा, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो ये आ जाएगा dv अपॉन डी अल्फा पाई एल क्यूब अपॉन 3, तो कांस्टेंट है ये। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़कर अगर मैं कोस अल्फा का करता हूँ तो ये माइनस का साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा का अगर मैं करता हूँ ना तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और एक कोस अल्फा पहले से ही बचा हुआ तो ये कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर चरम बिंदु निकाल लो, चरम बिंदु ये dv अपॉन डी अल्फा बराबर 0 से आएंगे ना, तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा और अपने पास आ जाएगा साइन क्यूब अल्फा, साइन क्यूब अल्फा माइनस का और प्लस में 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 0। तो साइन अल्फा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में 0। साइन अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं ना तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और पाई आ जाएगा। दोनों ही स्थितियां असंभव है, क्योंकि अल्फा का मान अगर 0 हो गया तो दोनों ही तिर्यक ऊंचाइयां ऐसी हो जाएगी, तो संभव नहीं शंकु बनेगी, और अल्फा का मान पाई हो गया तो भी शंकु नहीं बनेगा। यानी ये तो अग्राह्य बिंदु हो जाएंगे, अग्राह्य, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन बचती है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 0। क्लियर? तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर टेन अल्फा कितना आ जाएगा हमारे? √2 आ जाएगा, प्लस माइनस √2 आएगा, लेकिन अल्फा तो हमेशा ही पॉजिटिव लेंगे क्योंकि न्यून कोणित होगा। अगर अल्फा नेगेटिव ले लेते तो अधिक कोण हो जाएगा। तो ऐसे बीच बीच में दिमाग चलाते रहो कि मैंने कोई बिंदु छोड़ दिया ना तो उसके पीछे वजह क्या थी, और अगर नहीं भी छोड़ते हो तो डबल डेरिवेटिव छुड़वा देगा ऐसे ही। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, आइडिया लगा लो, आंसर आ गया टेन इनवर्स √2। अल्फा बराबर क्या आ गया? टेन इनवर्स √2, क्योंकि चरम बिंदु ही तो अपने रिजल्ट देता है। तो टेन अल्फा का मान क्या आ गया? √2। डबल डेरिवेटिव मैंने निकाला ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि वो बिंदु जो है मुझे यहाँ पर मिल गया। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? हम लिखेंगे डायरेक्ट ही टेन अल्फा बराबर √2 पर v का मान क्या होगा? v का मान अधिकतम होगा। क्लियर? अधिकतम होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे? टेन इनवर्स √2। क्लियर? एक तरीका तो ये हुआ जिसका आंसर है। अब मैं इसकी सेकंड अप्रोच बता रहा हूं, और सेकंड अप्रोच भी बहुत अच्छी है। इसका सेकंड मेथड क्या है? ये आप लोगों के सामने जो कोण बना हुआ नहीं है, ये वाला शंकु, अगर मैं इस कोण में निकालना चाहता हूं अल्फा, और हमें एल गिवन है, अगर मुझे एल के साथ में कोई भी भुजा मिल जाए, ये एच है और ये क्या है? आर है। अगर मान लो ये 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अगर मैं एल के साथ में किसी एक भी आर या एच में से किसी एक की भी वैल्यू निकाल लेता हूं ना, तो किसी ना किसी त्रिकोणमितीय फलन का तो मान आ ही जाएगा। फिर उस त्रिकोणमितीय फलन के आधार पर मैं यहाँ पर टेन का रिजल्ट निकाल लूंगा, और ये भी काम बहुत आसान है। देखो कैसे, यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई ना, v = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समस्या क्या है? दो वेरिएबल है, जब तक दो वेरिएबल रहेंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में चेंज करने का एक तरीका और दिख रहा मुझे, और वो क्या है? देखो, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो फिर एच स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। या तो आप एच को हटा दो या फिर आर स्क्वायर को हटा दो। तो एच को हटाएंगे तो √ में आएगा, तो आर स्क्वायर को हटाने में ज्यादा फायदा ना। तो मैं यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ। तो v बराबर 1/3 पाई और आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि बताओ कितने वेरिएबल में है v, तो आप लोग कहोगे सर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एल बी और एच बी। तो एल वेरिएबल है क्या? एल में चेंज हो रहा है क्या? ये आपके सामने ये है शंकु, इसको मूव करवाया हमने, क्या ये एल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो चेंज कौन हो रहा है? आर चेंज हो रहा है, एच चेंज हो रहा है, अल्फा चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होता है वही तो वेरिएबल है। तो यहाँ पर एच ही तो चेंज हो रहा है, तो एच वेरिएबल है, तो एच के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे ना।
तो देखो यहाँ पर dv अपॉन, पहले मैं इसको गुणा करवा देता हूँ, v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस एल एच स्क्वायर। क्लियर? तो dv अपॉन डी एच कितना आ जाएगा, तो π/3, और सॉरी मैंने एल क्यूब लिख दिया, ये एल स्क्वायर एच है और ये बनेगा एच क्यूब। तो मैं एच के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। क्लियर? और अगर डबल डेरिवेटिव लेते हो d2v अपॉन डी एच स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस में, इसका तो जीरो हो जाएगा, और माइनस का 6h, तो माइनस का π/3 इंटू 6h, माइनस का π/6h अपॉन में 3 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं निकाल लेता हूं चरम बिंदु। चरम बिंदु, और चरम बिंदु आप कहां से निकालोगे, तो dv अपॉन डी एच को 0 के बराबर रखते हुए। क्लियर? तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर ही तो होगा 0, π/3 तो 0 की तरफ चला जाएगा। वैल्यू किसकी निकालोगे, h की। तो यहां पर h बराबर कितना आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे l अपॉन √3। आएगी तो प्लस माइनस दोनों में, आएगी तो प्लस माइनस दोनों में, लेकिन ये सामान्य संख्याएं नहीं है, ये तो त्रिज्या ऊंचाई ये सब क्या है, भुजाएं है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एल क्या, एच क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई कभी ऋणात्मक आएगी क्या, आएगी नहीं, तो इग्नोर ही कर दो ना ऐसे ही। और यहाँ इग्नोर नहीं कर रहे हो ना तो डबल डेरिवेटिव वैसे इग्नोर करवा देगा आपसे। क्लियर? तो एच की वैल्यू आ गई एल अपॉन √3। अगर मैं एच का मान एल अपॉन √3 रखता हूँ तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8h इक्वल्स टू एल अपॉन √3 d2v अपॉन डी एच स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये बिंदु क्या आ गया, उच्चिष्ट बिंदु, और उच्चिष्ट बिंदु पर उच्चतम मान आएगा, अतः उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु है कौन सा, ये वाला, ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो गया। बस अब यहां पर मुझे अल्फा निकालना है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो ये अपने पास ट्राइंगल है। क्लियर? और ये एल हमें दे रखा है और एच का मान भी आपने निकाल लिया एल अपॉन √3। क्लियर? तो ये अल्फा गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट जो है ना 10 में दे रखे हैं, तो 10 में चाहिए हमें लंब और आधार। इसी क्वेश्चन को साइन में भी पूछ सकता है, तो किसी में पूछो ना, त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी तो किसी में पूछो। तो अगर मान लो मैं ये लंब निकालूंगा ना, क्योंकि कर्ण और आधार तो अपने पास, अगर मैं ये निकालूंगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का वर्गमूल लोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 2/3 अपॉन में एल। क्लियर? तो यहाँ पर साइन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो सॉरी टेन अल्फा के रूप में निकालना है, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, देखो लंब बटेवा आधार, तो ये आ जाएगा हमारे √2 अपॉन 3l, और अपॉन में क्या आ जाएगा l अपॉन √3, l से l कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो अल्फा का मान देखो आ गया ना 10 इनवर्स √2। तो ये एक सेकंड अप्रोच है जिससे भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है। ये दो मेथड बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इन क्वेश्चन से डरे नहीं, कि सिंगल वे में ही पॉसिबल करना, वे में सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं आप लोगों को वो 12th के जो वीडियोस है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर वो वाले वीडियोस जो है उनकी भी हमें जरूरत पड़ रही है। आप लोग बिल्कुल उनको देखिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको 12th से पढ़िए आप, उसके बाद SR से नहीं पढ़िए, क्योंकि वहां से फील मिलता है अपने को, अच्छा हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है अब तो इसको सोल्व कर लिया जाएगा। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं RBSC की भी और CBSC की भी जो यूजेज ऑफ मैक्सिमा वाली जो अपने एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 21 वाला जो क्वेश्चन है, इसका निम्नलिखित मान क्या है, मुझे ये बताना है इसका निम्नलिखित मान क्या है। तो वैसे इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से किया जा सकता है कि x के अलग अलग रिजल्ट लिखो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि साइन का अधिकतम रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। साइन x के बारे में अगर मैं बात करूं, भाई इसका निम्नलिखित मान चाहिए, तो अगर मैं बाहर वाले की बात करूं तो साइन x की जो वैल्यू है ना वो -1 लेस देन 0, -1 और लेस देन साइन x लेस देन इक्वल 1 होता है। तो साइन स्क्वायर x क्या आ जाएगा, 0 लेस देन साइन स्क्वायर x और लेस देन इक्वल 1, ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो साइन x भी और साइन स्क्वायर x भी आपके सामने लिखा हुआ, तो कॉमन सेंस से मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं। इसका निम्नलिखित मान चाहिए, तो बताओ साइन स्क्वायर x का निम्नलिखित मान कब होगा, क्या होगा, 0 को, और कब होगा, x इक्वल्स टू 0 पर। तो यहां पर एक काम करो ना, x की जगह 0 रख दो,
x की जगह अगर हम 0 रख देते हैं तो ये काम हो जाएगा अपने। क्लियर? तो शॉर्ट मेथड ये कहता है, शॉर्ट मेथड सिंस 0 लेस देन x साइन स्क्वायर x लेस देन इक्वल 1 होता है। कहां पर? ये रिजल्ट तो कब होगा जब x की वैल्यू 0 रखोगे, और ये रिजल्ट कब होगा जब x की वैल्यू क्या रखोगे, पाई बाई 2 रखोगे। क्लियर? तो इक्वेशन में, फलन में x बराबर 0 से y का मान क्या आ जाएगा, e की पावर में माइनस ये 0 माइनस 1 और साइन स्क्वायर 0। तो साइन स्क्वायर 0 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1 आ जाएगी। तो C इसका राइट आंसर है। क्लियर? अब यहां पर स्टूडेंट मैं इसका प्रॉपर मेथड भी आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग चाहें तो इस कंडीशन को तो मैंने लिख ही दिया, वैसे ये कंडीशन भी अगर लिखना चाहें तो लिख दें। अब देखो यहां पर मैं इसका सेकंड और प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, इसको भी मैंने मिटा दिया, आप लोग बैक करके इसको लिख सकते हैं। और 21 वाले का जो प्रॉपर मेथड है, आपको निम्नलिखित मान निकालना है, और प्रॉपर मेथड ये कहता है कि आप लोग इसका बिंदु निकालिए। क्लियर? तो सबसे पहले देखो सेकंड मेथड में हम इस प्रकार करने वाले हैं, y बराबर हमें दे रखा है e की पावर में 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और साइन स्क्वायर x। जय श्री कृष्ण। अब यहां पर देखो मुझे अगर अवकलन करना है तो यहां पर मुझे चरम बिंदु निकालना तो अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करने के लिए वैसे तो इसी प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि यहां पर पहले log ले लेते हैं। अगर हम log लेते हैं ना तो log y और बराबर में क्या आ जाएगा, ये आगे आएगा ना log e की पावर में ये, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x। तो फाइनली log y की जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारे साइन स्क्वायर x। क्लियर? अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं साइन स्क्वायर x को छोड़ता हूं तो यह आ जाएगा 4x माइनस 2 और साइन स्क्वायर x छूट जाएगा। और अगर मैं इसको छोड़ता हूं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को, तो साइन स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 2 साइन x कोस x। क्लियर? तो यहां से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो साइन x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या 4x माइनस 2 इंटू साइन x और प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2 कोस x। क्लियर? अब इतना बड़ा फलन है ना, तो आप डबल डेरिवेटिव मत निकालिए ना, मैं कह रहा हूं मत निकालिए, एक ही बिंदु आएगा, निम्नलिखित बिंदु ही आएगा, तभी तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो आप डबल डेरिवेटिव को इग्नोर कर सकते हो। क्लियर? तो चरम बिंदु निकाले सीधा, और चरम बिंदु कहां से आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 से, तो y साइन x और 4x माइनस 2 साइन x और प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 2 कोस x इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां से मुझे रिजल्ट निकालना है, किसका निकालना है, x का निकालना है। तो y तो 0 हो ही नहीं सकता, y का मान 0 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो y तो हटा दो, और y वैसे निकालना भी नहीं है। तो आप लोगों के पास साइन x इक्वल्स टू 0 ये रिजल्ट आया, या फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 के बराबर आएगा, क्योंकि यहां से x का मान निकालना संभव ही नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो आप लोग छोड़ो ना फिर इस बात को, क्यों अननेसेसरी दिमाग खराब करते हो, साइन x बराबर 0 एक ही बिंदु आएगा। क्लियर? तो यहां पर देखो साइन x इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या आ गया हमारे, 0 आ गया, तो x बराबर 0 इसमें रख दो, आपका काम हो गया। क्लियर? तो देखो यहां पर x इक्वल्स टू 0 निम्नलिखित बिंदु होगा, निम्नलिखित बिंदु होगा, और चाहे तो आप लोग डबल डेरिवेटिव निकाल लो, फिर x बराबर 0 रख के देख लो, उसमें ग्रेटर देन आएगा। अतः x बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर में 0 माइनस 1 और साइन स्क्वायर 0। तो फाइनली e की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, क्योंकि साइन 0 की वजह से e की पावर में क्या आ जाएगा, 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे 1। तो ये एक इजी अप्रोच थी जिससे भी मैंने क्वेश्चन को बताया है यहाँ पर, और पूरा डिटेल में भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर
21 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना अननेसेसरी, जो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे हमें ज़्यादा फंसना भी नहीं है। अपना काम जो है ना मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को कि एक परफेक्ट जो डायरेक्शन है ना वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करवाता हूँ कि इन क्वेश्चन को आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें आगे के जो कुछ क्वेश्चन है ये हम नहीं करेंगे और आप लोगों को भी नहीं करना है। क्लियर? आप लोग इस विश्वास करिए मेरे ऊपर कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी नहीं पूछे जाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को ढंग से एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद ही आप लोगों को कह पाता हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अब अपना जो अगला टारगेट रहेगा जिसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। अब आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि ये आज थर्ड लेक्चर था इसका मैक्सिमम मिनिमम का, दो तो अपने 11-12 के थे, आज ये थर्ड वाला हो गया। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चन को करोगे और बहुत अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओगे। क्लियर? नहीं आएंगे एक बार में क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ इसमें पीछे भी सॉल्यूशन दे रखे हैं। पीछे अगर लिमिटेड है तो मैं यहाँ पर पूरा डिटेल मेथड आप लोगों को बता ही रहा हूँ। क्लियर? तो आप लोग किसी भी तरीके से मैनेज करें और इसको जरूर जरूर पक्का 100% पढ़ें। क्लियर? तो स्टूडेंट इसके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से हो सके ट्राई करें, अदरवाइज मैं इन क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।